सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दुनिया भर के जमहूरी मुल्कों में सियासत का हदफ कुर्सी होता है और हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि वो बरसर इक़्तिदार आकर अपने एजेंडे की तकमील करे और वादे दावे पूरे करे और ऐसे इकदाम करे कि अवाम के दिलों में घर कर जाए। कुर्सी के इस सारे खेल में अपोजिशन उसके रास्ते की दीवार बनी रहती है। हुकूमत का शहद भी उसे जहर और सोना पीतल लगता है और जमहूरियत के इस खेल में तनकीद और इल्ज़ामात का सिलसिला दोनों जानिब से जारी रहता है और नौबत एक दूसरे के गिरेबानों पर हाथ डालने तक आ जाती है। पर्चे भी होते हैं, जेलें भी होती हैं और इसके बावजूद दूरअंदेश सियासतदान डेडलॉक आने नहीं देते हैं कि वो जानते हैं कि जहां मुकालमा गायब हुआ एक बड़ा बहरान सामने आ जाएगा। आज की तरह बल्कि आज से भी ज़्यादा मुश्किल और गंभीर सूरत हाल 1965 में थी। जनरल अयूब खान इक़्तिदार में थे। सख्त मिजाज अयूब खान साहब की सियासतदानों और ख़ासकर जमात इस्लामी से नहीं बनती थी और वो अपने सियासी मुखालिफिन में जमात इस्लामी को सर फहरिस्त कह लें के रखते थे और अयूब हुकूमत जमात इस्लामी पर पाबंदी भी लगा चुकी थी जो 6 जनवरी 1964 को अदालती हुक्म पर ख़त्म हुई, जिसके बाद हुकूमत और जमात इस्लामी में कश्मकश मज़ीद बढ़ गई। अच्छा, उसी दौरान 1965 की जंग का आगाज़ हुआ और ऐवान सदर से तमाम सियासतदानों को मुशावरत के लिए आने की दावत दी गई कि जी बाहमी इख्तलाफात एक तरफ रख कर पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आ जाएं। अच्छा, जंग की वजह से फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल थी, ट्रेन पर भारत हमला कर चुका था और ले दे करके एक सड़क का रास्ता ही बचा था जो बिल्कुल महफूज नहीं था। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर मौलाना मौदूदी पैगाम मिलते ही दूसरे रोज़ मोटर कार पर लाहौर से रावलपिंडी के लिए अपने शदीद सियासी मुखालिफ से मिलने निकल पड़े कि मामला प्यारे वतन पाकिस्तान का था। ये होती है वतन से मोहब्बत। और उन्होंने फिर ऐवान सदर में होने वाले APC में हुकूमत को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। यही मौलाना मौदूदी साहब जो पाकिस्तान में हुकूमत पर गरजते बरसते रहते थे, जब बैरून मुल्क जाते तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरा तक ना करते कि पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान के वकार पर कोई हर्फ ना आए। अच्छा, फिर 1968 में मौलाना मौदूदी लंदन पहुँचे जहाँ BBC उर्दू सर्विस के ब्रॉडकास्टर इनाम अजीज़ ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर सवाल रख दिया, जिस पर मौलाना ने तबसरे से माजरत कर ली कि वो बैरून मुल्क में हैं और यहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल में बात करना मुनासिब नहीं है, मामला वतन का था। एक वो सियासतदान थे और एक आज के सियासतदान हैं जो अपने सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस में 6 दिन रह गए। खित्ते के जितने ममालिक हैं उनकी क़यादत आपको पता है इस्लामाबाद आने को है और हमारे लिए पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने का ये एक बड़ा कीमती बड़ा नादिर मौका है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम सरमायाकारी के लिए महफूज और जमहूरी इक़्तिदार रखने वाला मुल्क है। हम बता सकते हैं कि यहाँ सियासी इख्तलाफात हैं, दुश्मनियाँ नहीं हैं, हमें इख्तलाफ करना भी आता है और जमहूरी इक़्तिदार निभाना भी हम खूब जानते हैं। लेकिन अफसोस कि हो क्या रहा है, लहू लुहान फ़लस्तीन के जिस पर बाज़मीर यहूदी भी मुसलमानों के साथ खड़े होकर बाज़मीर यहूदी मुसलमानों के साथ खड़े होकर दुनिया में एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत APC बुलाती है, मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात PTI शिरकत ही नहीं करती है। ऐलान कर दिया जाता है कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, किसी किस्म का मुकालमा नहीं किया जाएगा और दूसरी जानिब हुकूमत के रवैये में चेक और ना ही सख्त बयानात में कुछ कमी आती है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना में शामिल अपने मुशीरों वज़ीरों का इजलास बुलाया और शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि जी चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और एक बार फिर मुल्क में धरने जारी हैं, मगर हम 2014 जैसी कोई साजिश किसी सूरत नहीं होने देंगे। अब क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत अपोजिशन से मुकालमे का आगाज़ करे और कहे कि ना हम कहीं जा रहे हैं और ना आपकी ट्रेन छूट रही है, हमारे और आपके दरमियान जो भी चल रहा है उसे पाकिस्तान की खातिर हफ्ता 10 दिन के लिए एक तरफ रख देते हैं। ज़रा ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो लेने दें, ये मुल्क की वक़ार और इज़्ज़त का मामला है, मुल्क का मामला है और हमारे यहाँ से दुनिया को एक अच्छा एक पॉजिटिव मुस्बत पैगाम जाना चाहिए, फिर हम आपस में निमटते रहेंगे। होना तो ऐसा ही चाहिए ना, लेकिन अफसोस कि हो नहीं रहा ऐसा और जो कुछ भी हो रहा है कि किसी एक पार्टी की नहीं सियासतदानों की नाकामी है जो सिस्टम को नाकाम बनाने चली है
और यही बात आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कही। एहतजाजों, हड़तालों से मुल्क की जो मईशत है उस पर बड़ा मनफी असर पड़ता है। एक रोज़ की हड़ताल से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल करने वाले मुज़ाकरात करें और मुल्क का सोचें। इसके साथ साथ आज हम ये जो JUI और हुकूमत के दरमियान आइनी तरामीम के हवाले से बढ़ते हुए राब्ते हैं उस पर भी बात करेंगे। और JUI के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि उनकी जानिब से तरामीम का जो मुसव्विदा है वो 80% तैयार कर लिया गया है, जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लिमान में पेश किया जाएगा। अब इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? वैसे ऐसा ही एक मुसव्विदा PTI भी बना रही है। और तमाम तर सूरत हाल पे आज प्रोग्राम में बात करने के लिए मैंने दावत दी तमाम बड़ी पार्टियों के नुमाइंदगान को। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और PTI से राना आतिफ साहब आपको भी मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल से मुझे शुरू कर लेना चाहिए राना आतिफ साहब आपसे। राना आतिफ साहब, मुल्क पहले होता है या हमारे जो सियासी मफादात हैं वो ऊपर होते हैं, क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं देखिए, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पाकिस्तान है, जो मुल्क है, वो सबसे पहले होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मुल्क का आइन भी मुकद्दम होता है। और मुल्क का आइन ये गारंटी करता है कि इस मुल्क में आर्टिकल 14, 15 और 16 जो पाकिस्तान के आइन का है, वो ये गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है। देखिए ना, वो तो जब भी कोई PTI कोई जलसा करना हो, कोई चीज़ करनी, इसको छोड़ दें आप, ये तो छोड़ दें। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस अब हो रही है ना, ये तो पिछले 2 साल से यही हो रहा है। जब भी हमने कोई करना हो, ये तो ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं इस मुल्क के अंदर हम कोई दूसरे मुल्क के शहरी हैं। ना कोई ये एहतजाज करने देते हैं, ना कोई ये बात करने देते हैं। फिर आप जमहूरियत को बंद कर दें, मैं डिक्लेयर कर दें कि जमहूरियत में ये आर्टिकल जो है आइन के, ये बिल्कुल वो हो चुके हैं, माजूल हो चुके हैं। जब आप मुल्क की बात करते हैं तो आपको सिलेक्टिव तो नहीं आप काम कर सकते कि जी सिलेक्टिवली आप कोई ना यहाँ कोई मुजाहरा होएगा, या हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, जो फॉर्म 47 के ऊपर ये जाली मैंडेट लेके हुकूमत आई हुई है। आपने अपने इब्तिदाई में बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा भी नहीं होता कि हुकूमत जिसके पास मैंडेट ना हो वो हुकूमत आगे इक़्तिदार में बैठ जाए। तो देखिए, ये तो हम बात उठाते रहेंगे। और दूसरी हमने एक बड़ा इनको बात मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की, हमने भी की कि ये जो तरमीम का मामला है, ये आप इसको पोस्टपोन कर दें और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है ये आप होने दें। तो इनको इतनी क्या जल्दी है? और दूसरा मैं एक बात आपको याद करा दूं, ये लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। ये 2 साल पहले जब हमने 1 साल के अंदर 2 दफ़ा OIC करवाई थी, जहाँ पे 58 इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा आए थे, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड पे हैं कि हमें तो ये तो कह रहे थे कि हमें तो कोई परवाह ही नहीं किसी चीज़ की। तो देखें, ये बातें जैसे हमने कहा कि ये अगर चाहते थे तो ये आईनी तरामीम, देखिए ये लोग प्रोटेस्ट हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, हम इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं। तो हमने इनको कहा कि ये आप ये जो है तरामीम वाला मामला आप पोस्टपोन कर दें। इतनी आपको जल्दी क्या है? पहले इन्होंने सितंबर के अंदर इनको इतनी इमरजेंसी थी, किसी को दिखाई नहीं तरामीम है क्या, जो 26 यामी तरमीम करने जा रहे थे। मौलाना फजल रहमान को किसी इवन हुकूमत को नहीं पता थी वो तरामीम क्या थी, हुकूमत के वज़रा को नहीं पता थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये तो कोई पाकिस्तान सबसे पहले आता है। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान का आइन है, जो हमें फ्रीडम वो गारंटी करता है, जो पाकिस्तान में जो आइन है, जो चीज़ें हमें गारंटी करता है, वो भी उतनी मुकद्दम है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ नासिर भट्ट साहब। तहम्मुल बर्दाश्त की बातें हो रही थीं और आज KP के असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा होगा। मतलब असम्बलियों में लोग जाते हैं, हम जब किसी को वोट देते हैं तो वोट हम इसलिए देते हैं कि जी हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो मुस्तकबिल है उसके फ़ैसले किए जाएंगे, कानून साजियाँ की जाएंगी। लेकिन वहाँ पे जाके जो रोल मॉडल्स होते हैं, सियासतदान, पढ़ी लिखी शख्सियात, वहाँ जाके वो मुक्के लातें, मतलब गुत्था हों और मुक्कों लातों से बातें करें, ये क्या एक इम्प्रेशन जाता होगा, क्या इमेज जाता होगा नासिर भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप मुझे बताएं, अभी ये मेरे भाई जो बात कर रहे थे, बड़े तअम्मुल से ये जो बातें कर रहे थे, ये बातें क्या इस पे अमल भी ये करते? आप मुझे बताएं कि जो एहतजाज है वो सियासी जमातें करती हैं, अपोजिशन में बैठी जमातें करती हैं एहतजाज। क्या कहते हैं
उसने भी, जमात इस्लामी ने भी आगे किया एहतजाज, जाके दूसरे वो जो TLP वाले थे उन्होंने भी किया। आप जब जमहूरी तरीका नहीं इख्तियार करते, किस सूबे का वज़ीर आला मुझे बताएं, इससे पहले मिसाल है कि वो एक लाओ लश्कर लेके आता है वहां से और सबको तैयार करता है, आ जाओ हमने चढ़ाई करनी है। और किस पे चढ़ाई करने जा रहे हैं? अपने अब दूसरे सूबे के साथ लड़ा रहे हैं लोगों को, और खुद गायब हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं, मुझे नहीं पता वो KPK वाले किस तरह इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये लोगों को लेके आया वहां से, अपनी सारी मशीनरी यूज की, अवाम का पैसा यूज किया, साथ एम्बुलेंस ले आया, साथ वो 112 की गाड़ियां ले आया, क्रेनें बड़ी उठा के ले आया, और उसके बाद गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? उसके अपने स्टाफ के लोग कहते हैं जी हमें नहीं पता हमारा वज़ीर आला किधर चला गया। और फिर 2 दिन बाद 24 घंटे में जाके नमूदार होता है और वो स्टोरी एक फिल्मी सुनाता है कि मैं निकला वहां से, पहाड़ी पे चला गया, वहां से वहां निकला, कुछ 13 जगह इलाके वहां से घूमता घुमाता, मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, मेरे जेब में कुछ नहीं था। मैं जब पहुंचा तो मुझे पता चला कि इजलास आपने बुलाया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आ गया हूँ। ये कौन करता है? इस तरह होता है जब आपके जमहूरी रवैये। और फिर देखें, इनमें वो लोग पकड़े गए जिन्हों, एक पुलिस वाला बेचारा शहीद हो गया, 120 अफगानी पकड़े गए, गैर मुल्की एहतजाज में शामिल हैं। और इनका जो वज़ीर आला का एक वो उसको क्या कहते हैं, मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन उनका जो सैफ के क्या नाम है उनका, वो इंडियन वज़ीर खारजा के जी तर्जुमान है, ठीक है, वो ऐसे ही तर्जुमान है। जो तर्जुमान ये कह रहा है कि जो हिंदुस्तान का वज़ीर खारजा आ रहा है उसको हम कहेंगे कि वो हमारे एहतजाज में हमारे साथ शामिल हो, तो उसके बाद अभी तक वो तर्जुमा नहीं समझ आती। इमरान खान का रवैया, ये जो अली गंडापुर है, इसने वही तरीका अख्तियार किया हुआ है। इसने कभी कि इस मुल्क में अमन नहीं आने देना, बात उसने करनी ही नहीं। आप मुझे बताएं, ABC कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो इसमें शामिल हो के पूरी दुनिया को ये मैसेज नहीं दे रहे थे कि पाकिस्तान में सियासी जमातें आपस में 100 इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब बाहर दुनिया को मैसेज देना होता है तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इनके एजेंडा ही ये नहीं है, इमरान खान एक यहूदी लॉबी के लिए काम करता है, उसकी बीवी देखें, उसने पहली शादी कहाँ की, वो गोल्ड स्मिथ है, उसके बच्चे हैं 2 जो वहाँ पल रहे हैं। इमरान खान वो शख्स है कि जब लंदन में एक अपना सादिक खान है, वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये अपने ब्रदर इन लॉ के लिए वहां जाके उस मुसलमान के खिलाफ कैंपेन करता रहा है। तो इमरान खान का एजेंडा, मैंने तो खुद देखा, पढ़ा कि इस्राएली अखबारों में आया कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, कि वो हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे वो ये कर सकता है, उसी पे उम्मीदें हैं। तो खुदारा अपने रवैये बदलें। जो सियासी जमातें हैं उनके ये रवैये नहीं होते। इमरान खान ने अपने टाइम में कभी भी अपोजिशन से बात नहीं की। वो कहता था मैं इनसे बात नहीं करता। 9 मई देख ले क्या हुआ, जब इनको तरनौल में जगह दी गई, इन्होंने क्या किया, वहाँ इन्होंने SSP को मारा, पत्थर लेके साथ आए। ये कौन, मैं बार बार कहता हूँ, ये कौन वज़ीर आला है जो हाथ में कलाशनकोव उठा के और एक वो जो शीशे हैं उसके ट्रॉला खड़ा, उसके शीशे तोड़ रहा है और सबको कहता है आ जाओ। अब 15 के 20 पुलिस वाले पकड़े गए हैं सफेद कपड़ों में, फ्रंटियर के जो पुलिस वाले, जिनको इसने अपने ही दूसरे सूबे के लोगों पे गोलियां चलवाई। तो इसको तो अब इनके ऊपर पर्चा हो गया है, इनको 9 मई की सजा मिलती है ना करते, लेकिन खुदारा अपने ऊपर नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर रहम खाएं। आप सियासी जमात के लीडर बन के दिखाएं। इमरान खान कभी भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में अमन आए। वो अपने लोगों को इस जो ज्यादा गालियां देता है, जो बुरा भला कहता है, उसको कहता है कि तुम। चले मंदोखेल साहब, सिग्नल्स भी मेरे कैसे वीक हो गए हैं। मंदोखेल साहब, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? पूरी दुनिया से अगर कवरेज हो रहा हो और इंटरनेशनली हमें मौका मिल रहा हो कि हम अपना एक मुस्बत इमेज दुनिया को दिखा सकें, तो बतौर पाकिस्तानी, चले सियासी जमातें आपकी कोई भी हो, ये PTI के नुमाइंदे भी बैठे हैं, आप पीपल्स पार्टी से, बट सम नून लीग से, कोई JUI से हो सकता है, कोई जमात इस्लामी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी पहचान है पाकिस्तान। हम सब की जो मुश्तरका पहचान है वो है कि हम सब पाकिस्तान हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी,
हम सब पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, जैसे शंघाई कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें ऐसी सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। सबसे पहली बात तो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जिसने अपनी औकात देखनी हो या पहचान करवानी हो तो पाकिस्तान से बाहर चले जाए। आप जितने भी बड़े ओहदे पे हो, आपके वहाँ टके की इज्जत भी नहीं होगी। हम और आप जो इस वक्त बैठे या राना साहब या भट्ट साहब, हमें जो इज्जत इस मुल्क से मिला है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पहले तो ये पहचान करनी चाहिए। नासिर भट्ट साहब खामखा परेशान हो रहे। अली गंडापुर साहब को जो तहरीक था इमरान खान साहब को रिहा करवाने का, तो वो तो आज दम तोड़ गया। उन्होंने 2 धमकी दिए। इसका तो सिर्फ मुतालबा जो ना शहबाज शरीफ को हटाने के बजाय अब आईजी इस्लामाबाद को हटाने तक आ गया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को मान लेना चाहिए। तो छोटा सा मामला है, आईजी को बदल देना चाहिए। वो कहते हैं आईजी को नहीं बदला तो मैं दावा बोल दूंगा, तो आईजी को बदलना चाहिए। ये तो छोटा मसला है। दूसरा, राना साहब जो फरमा रहे हैं कि जमहूरियत को बंद करना चाहिए। जमहूरियत में ज़रूर आइन का आर्टिकल 16 आपको इजाज़त देता है जलसे जुलूस के। क्या जनरल फेज गैंग नेटवर्क जो काम करा था पीटीआई के दौर में, वो राना साहब भूल गए? मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूँ। सेक्टर कमांडर आईएसआई के जरिए मुझे यहाँ रमाल बनाया, मुझे कत्ल की धमकियाँ दिए, मुझे एमएनए सेनेटर बनाने के बाद कत्ल की धमकियाँ दिए। 15 से 20 करोड़ की ऑफर की गई है। तो क्या जनरल फेज जो काम कर रहा था, और बाद में तो पता चला, मैं तो अड़ गया। मैंने कहा भाई मुझे कत्ल कर दो, और मैंने बकायदा ऑडियो टेलीफोन रिकॉर्ड कराए। मैंने छोटे भाई को बोला जब वो दफ्तर से निकल गए, मैंने कहा मुझे अगर कत्ल किया है तो जनरल फेज और उनके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उस वक्त कर रहा हूँ। और ये उस वक्त मैंने कहा 20 अप्रैल 2022 पे जी टीवी पे और 24 न्यूज पे, आज भी यूट्यूब मौजूद है। तो राना साहब को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल फेज जो इनके लिए कर रहे, और ना जाने कितने लोगों को सर कलम किए, क्योंकि पता चला कि वो एक गैंगस्टर था और वो कत्ल गारत में बड़ा महारत रखता था। तो ये सारी चीजें आरटीएस सिस्टम बिठा के जो उनको पाकिस्तान में मुसल्लत की है, तो अभी मेरे ख्याल में घबराने का वक्त जो है ना वो आन पहुंचा है। और फिर दूसरी बात ये भी चीज कर ले कि ये हमने तो बचपन में सुना था कहानियां कि एक सुलेमानी टोपी होती है, वो तो हमने प्रैक्टिकली देख ली है। यानी पूरा पुख्तनख्वा हुकूमत की मशीनरी के साथ, पुलिस और गाड़ियां मोबाइलों के साथ 24 घंटे पुलिस पे शेल फेंक रहे, पुलिस इन पे शेल फेंक रहे, और अचानक जो है ना उन पुलिस वालों के टांगों के बीच में सुलेमानी टोपी पहन के अली गंडापुर साहब पुलिस क्रॉस करते हैं, उनके सामने गाड़ी आ जाती है और फिर वो चला जाता है, पुख्तनख्वा हाउस हो जाता है। और फिर हमने देखा कि पुख्तनख्वा हाउस पे जब छापा पड़ जाता है रेंजर्स की और पुलिस की, और दरवाजे टूटे, ये वो सारा मीडिया में दिखा है। और फिर बंदा गायब हो जाता है 24 घंटे। और 24 घंटे के बाद आज असेंबली में ये फरमा रहा था कि लाइन से रेंजर्स वाले खड़े थे, उनको मैं नजर नहीं आया। अब ऐसे कहानियां तो बचपन में दिखी, और मैं ये समझ रहा हूँ पुख्तून हमारे बड़े पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान की, और 1000 साल जो है ना इस रीजन पे हुकूमत की पुख्तूनों ने, तो क्या ये इनकी इन बातों पे आएंगे ये सारे सुलेमानी पीढ़ी डाइजेस्ट वाली बातों की? मैं तो पहले से कहता था ये बंदा डबल खेल रहे। पहले भी 8 घंटे गायब था, किसी को पता नहीं था, और अब भी 24 घंटे गायब था और जेब में टका नहीं था, और 12 जिलों को क्रॉस करके वो असेंबली में पहुंच गया। ब्रेक पे जाना है, ठीक है, ब्रेक का टाइम आ रहा है। बाकी बात गुफ्तगू तीनों मेहमान मेरे आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना ने भी आज खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि एक दिन की हड़ताल से कितना नुकसान होता है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हड़ताल हल नहीं होता, मिल बैठ कर बात करते हैं, क्योंकि सारी बात है मैशत भी इफेक्ट होती है, बड़ी मुश्किल से मैशत में कुछ बेहतरी आई है, तो मिल बैठ कर बात का हल निकालना चाहिए। और सारी बात है मुज़ाकरात, ये टेबल टॉक से मामला हल की तरफ जाते हैं, और पढ़ा लिखा तरीका भी यही होता है। अच्छा, मैं तीनों मेहमानों से बारी बारी ये सवाल पूछूंगी। सबसे पहले मैं पीटीआई वाले भाई आपकी तरफ आती हूँ, राना आतिफ साहब, क्योंकि मिल के बैठना है, बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तो हुकूमत अक्सर कहती है कि हम मिलकर बैठना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई वाले हमारे साथ नहीं बैठने के लिए तैयार हैं। और बानी चेयरमैन पीटीआई के ऑन रिकॉर्ड भी ऐसे बयान आते कि मैं तो इनके साथ नहीं बैठूंगा, कोई इनको चोर लगता था, कोई डाकू लगता था, कहते थे मैं नहीं बैठूंगा। तो अभी आप लोग
क्यों लचक नहीं दिखाते हैं, मिल बैठ कर बात क्यों नहीं करते हैं। बाकी एहतजाज, धरने, सड़कों पर आना, और जब एक दिन की हड़ताल से कितना नुकसान हुआ तो फिर हम क्या नुकसान के मुतहम्मिल हो सकते हैं। अगर चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप लोगों को मुल्क की ज़्यादा फिक्र है, चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो फिर आप मुल्क को इतना नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं माशी लिहाज से। क्या मेरे से बात कर रही जी हैं? राना साहब, क्योंकि हड़ताल और एहतजाज आप लोग ही कर रहे हैं ना। जी थोड़ी सी डिसरप्शन थी। राना साहब, मैं कहना चाह रही हूँ कि हड़ताल से नुकसान होता है ना मुल्क को। आज आपने वज़ीर ख़जाना साहब को भी सुना होगा कि कितना नुकसान होता है एक दिन की बुनियाद पर अगर आप हड़ताल करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, वज़ीर ख़जाना का तो खैर पॉलिटिकल डोमेन नहीं है, वो तो बेचारे टेक्नोक्रेट हैं, तो उनको तो इस पॉलिटिकल डोमेन में बात नहीं करनी तो पहले चाहिए। कभी कोई टेक्नोक्रेट कभी इस ओहदे पे फाइज नहीं हुआ क्या माजी में? क्या माजी में पहले कोई टेक्नोक्रेट इस ओहदे पे फाइज नहीं हुआ? और नहीं जी, छोड़े, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात तो सुनो मेरी। मैं कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल मामला पे वो बात ना करें, उनको पॉलिटिक्स की समझ शायद ना हो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मतलब इंटरनेट बंद होता है तो उससे अरबों रुपए का नुकसान होता है, ठीक है। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो अपोजिशन होती है वो अपनी मुतालबात की बात करती है, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, जलसे जुलूस। ये हमारे मुल्क में एक नई ट्रेंड शुरू होगा। हमारी जमात बार बार कह रही है कि इन्होंने जहाँ जलसा करना है। मुझे बताएं कि इन्होंने हमारे दौर के अंदर कम से कम 10 से 15 लॉन्ग मार्च हुए। मुझे आप बताएं कि कौन सी जगह पे इनके घरों पे छापे मारे गए, बताएं मुझे। ये पीपल्स पार्टी और नूनी के पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने भी एक छोटा सा लॉन्ग मार्च किया था, मेरा ख्याल है मार्च 2022 में, जो कि फिक्स लॉन्ग मार्च था। तो मुझे बताएं कि हमने कौन से इनके घरों में छापे मारे, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के। मैंने बताया 10 लॉन्ग मार्च हुए हैं हमारे 4 साल की हुकूमत के दौरान। हमने तो कुछ नहीं कहा। हम तो आज भी इनको ऑफर कर रहे हैं कि इनकी जमातों ने ये समझ रहे हम इनके साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी जलसा करने की कैपेसिटी तो है नहीं इन जमातों की, क्योंकि पब्लिक इनके साथ है नहीं है। हम तो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने जो जलसा करना है, जो पब्लिक को मोबिलाइज करना है, मुझे बताया ना पब्लिक को मोबिलाइज करने का और कौन सा तरीकाकार होता है। तो ये पहले तो एक बात बताऊं, जिन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है, जिन्होंने ट्विटर बंद किया हुआ है, ठीक है, इंटरनेट बंद इन्होंने पहले किया था, तो वो अब बातें करें कि हड़तालों से। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, देखें, ये इनको कोई पाकिस्तान की आवाम की फिक्र नहीं है। जो तरीकी महंगाई इन लोगों ने की, जो बिजली की कीमतें हैं, जो पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश है, ठीक है, उसके लिए 2 प्रोग्राम भी काफी नहीं होंगे अगर मैं उस पर शुरू हो जाऊं, ठीक है ना। मैं वजीर खजाना साहब को बताऊंगा, वो खुद एडमिट कर चुके हैं। अगर आप बजट डॉक्यूमेंट देख लें, वो एडमिट कर चुके हैं कि पिछले 1.5-2 साल में इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया गया। आप बजट डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। तो बात कहने की ये है कि इकॉनमी इस तरह ठीक नहीं होती। इकॉनमी बेस करती है पब्लिक के कॉन्फिडेंस के ऊपर, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे मेजर किया जाता है, वो इलेक्शन के थ्रू देखा जाता है। जब पब्लिक के इलेक्शन के जो मैंडेट है उसको आप रोनते चले जाएंगे, पब्लिक की जो सिविल लिबर्टीज उनको आप रोनते चले जाएंगे, तो उसके बाद आप कौन से समझते हैं कि कौन सी इकॉनमी मूव करेगी, कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी। ये मेरा ख्याल है इनको इकोनॉमिक्स की जो बेसिक्स हैं वो स्टार्ट यहीं से होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। तो दूसरी बात, ये जो आपने बात की कि वो कहने जी इकोनॉमी को वो हो रहा है, जो इन्होंने बिजली की जो निरख बढ़ा के, जो इन्होंने कर्जे ले लेके ये 75 अरब रुपया रोज का कर्जा ले रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक रिकॉर्ड है। इन्होंने 2 सालों के 16 माह के अंदर इतना कर्जा लिया था, हमने 4 साल में उतना कर्जा नहीं लिया था। उससे पहले 4 साल के अंदर इन्होंने 20,000 अरब कर्जा ले लिया 16 माह के अंदर। ये इकोनॉमी की बातें करते हैं, ये हमें बताते हैं इकोनॉमी की। बिजली की कीमत 16 रुपए से 80 रुपए, और कम अज कम फैसलाबाद के अंदर 150 से 200 टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 4.25 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है। आपकी रेमिटेंस देख लें, आपका एक्सचेंज रेट कहां से कहां चला गया था। आज 80 से 82 डॉलर का बैरल है। हमारे दौर में डॉलर का बैरल, हमारे दौर में 105 डॉलर का बैरल होता था, तो हम पेट्रोल 150 में बेच रहे थे, ये 250 में पेट्रोल बेच रहे हैं। जब पेट्रोल 80 डॉलर का बैरल है, मईशत आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। लॉन्ग स्केल जो LSM है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। चले ठीक है सर, आपका बड़ा टाइम अभी आपने ले लिया, ठीक है जी। बट साहब आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं एक बात कहूंगा। देखें, मैंने पूरी कन्वर्सेशन के दौरान देखें, मैंने कोई जाती बात नहीं की। भट्ट साहब ने पहले जातियात पे बात की है खान साहब की। मैं इनको कहूंगा कि ये जातियात पे बात ना करें, फैक्ट्स पे बात करें, जातियात पे बात ना करें। ठीक है जी जी भट्ट साहब, पास जातियात पे किया, जरा बता दें। भट्ट साहब वो आपको पता है, मैंने भट्ट साहब वो आपको पता है कि आपने जातियात पे कौन सी बातें की है।
फैक्ट्स मुझे पे जरा बात कर रहे बता हैं, दे तो पब्लिक को मैंने पता कौन सी लगे बात यहाँ से कि आपसे की। आपने पहले उन्होंने कहा जी कि पब्लिक देखती है कि किनको इश्यूज का पता है, तो आप जरा उस पर बराए मेहरबानी उस पर आप जरा बात करें, पब्लिक के आप जो फैक्ट्स पे बात करें काइंडली आप। थैंक यू। क्या मैंने एक सच्ची बात जो यहूदी लाबी वाली की है, झूठ की है? क्या इमरान खान का ससुर गोल्ड मिल्क यहूदी नहीं है जो था? भट्ट साहब ये सरासर ये बड़ी ये मुझे पुरानी बताएं, लेवल ये की झूठ है बातें, कि ये सच 90s है? के अंदर ये जो जब हमने ये जो स्मेयर नहीं, ये है कैंपेन की कि थी नहीं? पूरे पाकिस्तान को पता है, इसलिए आपकी जमात अब 17 सीटों पर रह गई है जब आप ऐसी बातें करते हैं। पाकिस्तान के बादशाह और जब अवाम आप पे आपने हंसते हैं अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो। इमरान खान आपने कहा ने पूरी वो दुनिया आपका किधर में गया पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, इस्लाम का मुकदमा कोई लड़ा पता है, उसको सर्टिफिकेट की आपकी जरूरत नहीं है। कौन नहीं। आप बाहर मेरी रहता है, सुन किसके ले, बारे तो डिपार्टमेंट से सबको पता है। भट्ट साहब उसमें इसलिए इश्यूज के ऊपर बात करें। मैंने जो बात की है यहूदी लाबी वाली इसलिए कि क्या अखबारों की, इसराइल की अखबारों में ये बात नहीं आई कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर आना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए राब्ते ठीक रखेगा इसराइल से? क्या ये भी झूठ है? अच्छा, अब मुझे बताएं, जी वो भट्ट साहब ये आपका झूठ है। और इमरान खान कहता था जब मैं आऊंगा तो ये जो उसका रस्तू था जो उसको छोड़ के चला गया, असद के क्या नाम था उसका, मेरे ज़हन में नाम भी उसका नहीं है, कि मैं डॉलर को ठीक कर दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो तबाही करके चला गया। आप जरा अपना वो कहते हैं ना कि याद करें, नवाज शरीफ के दौर में 65 रुपए का पेट्रोल था, ठीक है, 50 रुपए की चीनी थी। जब आप तबाही करके गए 4 साल में भट्ट साहब तो आप डॉलर को $26 का बैरल भी था तब, $26 का बैरल था तब। आपको वैसे बता रहा हूँ, शायद आपको इकोनॉमिक्स का नहीं पता। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सुन लें। क्या उस वक्त पेट्रोल, उस वक्त गरीब आदमी खाना खाता था? आप लोगों ने तो वो हल कर दिया। वो एक था मुराद सईद, हम आएगा इमरान खान 65 अरब वापस लेगा, मुंह पे मारेगा 22 अरब इधर करेगा। वो किधर गए लोग? आप लोगों ने झूठ बोल बोल के ये आज हम जिस हालत में पड़े हैं ना, ये आप लोगों को अगर RTS बंद करके ना मुसल्लत किया जाता, नवाज शरीफ की चलती हुकूमत ना खत्म की जाती, वो क्या वो था चीफ जस्टिस, उसने जो हाल किया इस मुल्क का, नवाज शरीफ को निकाला कि आपने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली। वो एक आसफ सईद खोसा था, एक ये जितने लोग थे उसमें आप मुझे बताएं किधर गया वो? आज जो ISI का सरबराह था फैज, वो और इमरान ने मिलके जो इस मुल्क की हालत की, आज फैज भी अपने इंशाल्लाह अंजाम को पहुंच रहा है। जो लोग नवाज शरीफ को हटाना चाहते थे उन्होंने पीछे किया कि आप इसका मुस्तकबिल खत्म करेंगे, नवाज शरीफ फिर वापस आ गया। किधर गए ये लोग? कोई जेल में सड़ है, किसी के ऊपर मुकदमा है, किसी कोई अब अपने अंजाम को पहुंचने के नजदीक है। हकीकत बात यह है कि आप लोग, इमरान खान एक फितना शख्स है, उसने उसके जहन में एक ही बात है कि इस मुल्क में अमन नहीं आने देना। मुझे बताएं, सियासी जमातें ऐसे काम करती हैं? APC थी, आप लोग क्यों नहीं आए? APC कोई नवाज शरीफ के लिए नहीं थी, APC थी कि हमने मैसेज देना था बाहर दुनिया को कि जो कुछ इसराइली पाकिस्तान उधर लबनान में तबाही कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को मार रहे हैं, तो इमरान खान और PTI क्यों नहीं आई? मैं इसलिए कहता हूँ कि उसका ससुर जो है वो यहूदी है, वो उनके खिलाफ कभी नहीं आएगा। तो रियलिटी ये है। अब आप लोग इसको माने या ना माने, कौम अब आपको जान के, अब तो सोशल मीडिया पे आपके लोग क्या बट साहब देखिए ना, आप ये देखिए, अब आप लोग इस तरह की एक दूसरे को बातें ना करें ना। मैंने बात ही यहाँ से शुरू की कि आप लोग कैसे टेबल पे बैठेंगे, मुझे बताएं ना। APC हुई है, अब आप उनको यहूदी बोले, वो आपको क्या बोले, वो भी आगे से फिर कुछ बोलेंगे तो टेबल टॉक कैसे होगी? ये तो मेरा सवाल था। हुकूमत ने अपोजिशन के, देखें बाकी अपोजिशन की जमातें आई ना, मौलाना साहब आए और जो लोग थे, जमात इस्लामी आई, सब आए, ये क्यों नहीं आए? अगर इनके लिए मुल्क पहले है तो फिर इनको आना चाहिए था। इमरान खान कहता है, अल्लाह माफ करे, वो कहता है कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि आप बेवतन हैं तो इस APC में ना आने की वजह बता दें। सियासी जमातें सब आई सिवाय PTI के। तो इससे मैं कहता हूँ कि ये यहूदी लाबी के लिए काम करता है इमरान। और बाकी ये गंडापुर है, इसका भी देखें, ये गायब हो गया। ये लोगों को अपने सूबे में एक काम नहीं करता, सिर्फ नारे मारता है, मोला जट बनता है। तो आप अवाम जो है, मुझे नहीं पता वो 15 साल से इनको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वहाँ कोई तरक्की का काम करे, पंजाब में
मरियम नवाज शरीफ अगर कोई काम कर रही है सूबे में, तो इसको चाहिए कि उनका मुकाबला काम करके लोगों को बताए, अपनी अवाम को, अपने सूबे को, कि हाँ मैं भी अपने सूबे के लिए काम कर रहा हूँ। जब से वो मुसल्लत हुआ है, आप मुझे बताएं गंडापुर का एक ऐसा काम बताएं जो उसने अवाम के लिए किया है। मैं आ रहा हूँ, मैं इमरान खान को जेल से छुड़ा के ले जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। जब कोई पाकिस्तान की मजबूती के लिए या दहशत गर्दों को खत्म करने के लिए चारों सूबों के वज़राए आला आके बैठते हैं, तो ये वहाँ आके बैठते हैं, बाहर निकल के कहते हैं हम आपके साथ नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। तो आप मुझे बताएं, इनका रवैया कौम के सामने है और इनका रवैया अब अवाम को पता चल गया है। इमरान खान एक फितना है, 9 मई की सजा मिल जाती तो ये जो हालात हैं, ये मुल्क के कुछ, मैं कहता हूँ कि ठीक हो जाते, कि ऐसे लोगों को सजा दी जाती। कौन अपने फौज पे हमले करता है? कौन जाके कोर कमांडर के घर जाके घुस जाता है, आग लगाता है, तोड़ता है? तो ये फितना जमात है, इसका इलाज होना चाहिए और इंशाल्लाह जरूर होगा। अवाम इसका इलाज करेंगे। अब पता चल गया लोगों को कि पीटीआई एक फितना जमात है, इनका काम सिर्फ यह मुल्क में इंतशार फैले। मंदोखेल साहब, ऐसे तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे ना। आपकी पार्टी, अब मैं दोनों के सामने ये तो नहीं कहूँगी कि इन दोनों से बेहतर है, फिर ये कहेंगे कि आप एक पार्टी की खुल के तारीफ कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर मैं बात करूं कि बाकी पार्टियों के निस्बत ज़रा ज़्यादा कोशिश करती है कि मामलात को मेचोरिटी से लेकर चले, इंतशार की सियासत या लड़ाई झगड़े से या बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट से खुद को बचा के चलती है। मेरे ख्याल से नासिर भाई भी अग्री करेंगे और राना साहब आप भी अग्री करेंगे, बट साहब आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि पीपल्स पार्टी कदरे चले स्मार्ट मूव कह लें, समझदारी कह लें, बुर्दबारी, स्मार्ट मूव कह लें जी। तो ये चीज़ है कि जी बट साहब, जमहूरियत शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मियां साहब, उसमें इमरान भी शामिल था, लेकिन उस वक्त उसकी क्या हालत थी, वो अगर वो शामिल हो गया तो वो कभी कभी नवाज शरीफ की बड़ी तारीफें करता है, समझ में लग रहा है। तो अब इमरान जिस लाबी पे चल रहा है, उसने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाना, तो भाई में वो शामिल होगा। अल्लाह ना करे ऐसा कभी और ना कभी होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। और जो उसके खिलाफ जिन लोगों के जहन में है कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ बुरा करेंगे, अल्लाह उनको नेस्तो नाबूज करेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। मेरी तो ये दुआ है। ठीक है, अच्छा, ये तो हर पाकिस्तानी की दुआ होनी चाहिए और ये सबसे पहली दुआ होनी चाहिए, लेकिन उसमें आप सबको आपस में अपने लड़ाई झगड़े भी तो खत्म करने चाहिए ना। आप लोगों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को तो ताने दिए जा रहे होते हैं। सर, आप मंदोखेल साहब, आप इस पूरी सिचुएशन में अब आपकी पार्टी का क्या किरदार हो सकता है? क्या आपकी पार्टी को किरदार अदा कर सकती है कि सबको टेबल पे बिठाया जाए? क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जोड़ तोड़ के बड़े माहिर कहलवाते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की बुर्दबारी, स्मार्ट मूव, इस तरह की उनके बारे में बड़ी जो लोगों की राय है, कोई इसको मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में कह देता है कि बहुत स्मार्ट हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन बहरहाल इंटेलिजेंट हैं, बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है। सियासत का मेरे ख्याल से जमहूरियत का हुस्न भी यही होता है। तो जरदारी साहब एक आइनी ओहदा रखते हैं, बहुत बड़ा आइनी ओहदा, सदर पाकिस्तान। क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि अब ये जो गुत्थी है जो बहुत ज्यादा उलझती जा रही है, इसको सुलझाया जा सके? जी डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने और मैं दलाइल के साथ आपको के सामने रखता हूँ। जब 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के जर्नल फेज हैं और इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, उस वक्त भी पहले खिताब में बिलावल साहब ने कहा इमरान खान का दम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आइए मिसाकी मईशत पे बात करते हैं। जवाब में क्या मिला? गाली, डाकू, चोर, फला। अच्छा, उसके बाद अभी इसी 2024 के इलेक्शन के बाद फिर जब ज्वाइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब से ने बहैसियत सदर पाकिस्तान खिताब किए, उस वक्त भी इनको ऑफर किए। ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में गो कि हम पीडीएम का हिस्सा थे, गो कि हमने उनके साथ मिलके ये तय किया था पीडीएम में और हुकूमत साथ थे, उसके बावजूद हमारे खुर्शीद शाह साहब ने इनको ऑफर किए पीटीआई को, क्या पाइए आपके भले आज़ाद उम्मीदवारों मगर आपके लोग हैं, आप हुकूमत बनाइए। जवाब में क्या मिला? गाली गलौज। उसको भी छोड़िए, अभी रिसेंटली जहां आईनी तरामीम, जहां बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब और इमरान खान साहब के दस्तखत है, उसमें एक शिक है आईनी अदालतों का। उस पे बिलावल साहब ने कहा कि हम पीटीआई से बात करेंगे। अगले दिन इनके अली उम्मद खान साहब ने बयान दिया है कि बात उस वक्त होगी जब खान को रिहा करेंगे। तो सवाल ये कि ये सारी कोशिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी और क्या करे, आप मुझे बता दें। नंबर एक बात। दूसरी बात, मोहतरम राना साहब ने और फिर एपीसी के हवाले से
मैं बिल्कुल इमरान खान साहब जेल में गौर खान साहब भी ना आते, असद कैसर साहब भी ना आते, राना आतिफ सईद को भेज देते, किसी कारकुन को भेज देते, इस चीज के लिए कि हमारी आपसे इख्तलाफ जरूर है, मगर यहाँ चूंकि फलस्तीन के ऊपर जुल्म और सितम एक यहूदी मुल्क कर रहा है, हम आपके साथ हैं। मैं भट्ट साहब की उन बातों को भी दोहरा रहा हूँ कि इसराइल की अखबार ने क्या लिखा, गोल्डस्मिथ के बेटे के साथ सादिक खान के मुकाबले में सपोर्ट के वगैरह, और उसको भी छोड़िए। तो दूसरी बात, राना साहब ने एक बात की है कि बिलावल साहब ने एक छोटा सा लॉन्ग मार्च किया। तो मोहतरम राना साहब, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का ये एक अलग लॉन्ग मार्च है जो 10 दिन 10 रात सड़कों पे थे, दिन रात, और ऐन हमारी कमिटमेंट के मुताबिक डी चौक में बिलावल साहब ने अदम इत्मीनान की तहरीक आइन का आर्टिकल 95 सबसेक्शन 1 के तहत दाखिल करने के बाद हमने एहतजाज खत्म किया। अगले दिन मैं किसी शो में था, मीडिया ने मुझे तनकीद का निशाने बने कि तुम लोग भाग गए। हमने कहा भागे नहीं है, हमने जो कमिटमेंट की थी पुरअमन हमारा रैली थी अदम इत्मीनान की तहरीक हमने खत्म किया, उसको भी छोड़िए। फिर उन्होंने बात की कि मुजदा हुकूमत जी पैसे ले गया। मोहतरम, आप अपने 3 साल में 24,000 अरब आप ले चुके हैं। आप कोई प्रोजेक्ट बता सकते हो बगैर अंडे, कट्टे और मुर्गियां का स्कीम के अलावा? वो बता, 24,000 अरब। इससे पहले आप एतराज करते थे कि पीपल्स पार्टी के दौर में 5,000 अरब लिए। चलिए मंदोखिल साहब, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने जो मेरा सवाल था ना कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं सबको मिलकर बिठा के मामलात को सुलझाने का, लेकिन आप वो अंडे, कट्टे, मुर्गियां, आपने वो कहानियां मैंने तो दलाइल सुन के कितने साल हो गए, आगे चलते हैं। ना ट्विस्ट ना करो मेरी बात को। मैं तो शुरू में बात की, ये कोशिश की है। आज भी राना साहब के पास अगर इख्तियार है, आज भी हम ऑफर करें, आइए हमारे साथ बैठे उस मुल्क को। चले राना साहब 30 सेकंड है, जल्दी से लास्ट कमेंट भी, मैंने भट्ट साहब के भी लास्ट कमेंट लेना है। जी राना साहब। आप देखिए, जमहूरियत में आप किसी इश्यूज के ऊपर बैठते हैं, ये मंदोखिल साहब मुझे बताएं कि ये इलेक्शन हारे हैं कि जीते हैं, ये मुझे बता दें। ये तो खुद कहते हैं कि मुझे इलेक्शन हरवाया गया है। आप हारे हैं? आपको हरवाया गया क्या? आप हारे हैं? मुझे हरवाई दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो फिर मेरे पास आज 2013 का इलेक्शन, ये किसकी स्टेटमेंट सुने मंदोखिल साहब, सुने 2013 के ये किसकी स्टेटमेंट थी कि 2013 का इलेक्शन आरओज का इलेक्शन था कि नवाज शरीफ को आरओज के थ्रू जितवाया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा था ये, ठीक है ना? अब बात सुने, जब हम ये कहते हैं कि ये इलेक्शन फॉर्म 45 का इलेक्शन है, कैसा था जी, तो 2018 के भी इलेक्शन बिलावल साहब ने कैसे? भट्ट साहब का लास्ट कमेंट। भट्ट साहब, आपने कितनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर कितनी आपने पिटीशनें की थी, मुझे बता देना आप। चलें, देखिए राना साहब, जब लास्ट देखिए राना साहब, बात ये कि जब लास्ट मोमेंट चल रहा होता है तो लंच चाहिए होता है, इस पर बहस तो हो नहीं ना सकती। लास्ट कमेंट का मतलब भी ये होता है कि बस छोटा सा कमेंट करें। अब आप लोग आर्ग्यू करेंगे तो मुझे फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा, प्रोग्राम का क्लोजिंग की तरफ जाना है। भट्ट साहब, लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप भी, मैं कहता हूँ खुदारा है, एक बात पे इकट्ठे हो जाएं कि इस मुल्क की मजबूती और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सब सियासी जमातें, ठीक है जी, दहशतगर्दी को खत्म करना है, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के लिए एक टेबल पर आके बैठना होगा। बहुत अच्छी बात की आपने भट्ट साहब, और यही एक बात है अगर समझ आ जाए सबको। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।